बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमेरिकी पलटवार की। काबुल में आईएसआईएस के वार पर अमेरिका ने पलटवार कर दिया। अमेरिका ने आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। इस हमले में मास्टरमाइंड का एक साथी भी मारा गया। यह हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया गया। काबुल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने ली थी। इधर काबुल धमाकों के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। वहीं अफगानिस्तान के लोगों में फियादीन हमलों से ज्यादा तालिबान का खौफ है। दरअसल लोग तालिबान से इतने खौफजदा हैं कि वे किसी भी हाल में देश छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बावजूद देश छोड़ने वालों की भीड़ एयरपोर्ट पर जमा हो रही है। इसके अलावा बात करेंगे वैज्ञानिकों के कमाल की। अमेरिका ने काबुल में हुए धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। धमाकों पर पलटवार करते हुए अमेरिका ने ड्रोन हमले में धमाके के मास्टरमाइंड को उसके साथी को मार गिराया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आईएसआईएस को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि हाल ही में हमने आईएसआईएस के खिलाफ जो ड्रोन स्ट्राइक किया है उसे आखिरी न समझें। बाइडेन ने कहा कि काबुल के घिनौने हमले में जो भी शामिल है उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका को जब भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या हमारी सेना पर हमला करेगा तो हम करारा जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने काबुल एयरपोर्ट पर हमलों की आशंका जताई है और अपने नागरिकों को सचेत रहने को कहा है। आईएसआईएस से बाइडेन का बदला। आईएस के ठिकाने पर हवाई हमला। काबुल धमाके के 48 घंटे के अंदर हमला। अमेरिका की सेना ने शनिवार को इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमला किया। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले के 48 घंटे से भी कम वक्त के भीतर ही अमेरिका ने बाकायदा चेतावनी देकर आईएस के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर जो आत्मघाती हमला हुआ था उस धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 78 अफगान मारे गए थे। और हैरानी की बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमले की पुष्टि की और हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया। इस हमले से बहुत पहले बाकायदा चेतावनी भी दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन हमलावरों को ललकारा था कि काबुल एयरपोर्ट पर जो कायराना तरीके से धमाका करके अमेरिकी और अफगान फौजियों को मारा गया है उसके लिए हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि घर में घुसकर मारा जाएगा। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America, like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fall on this day, part of a great and noble company of American heroes. Those who carried out this attack
as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 फिदायीन हमले हुए थे। धमाकों में 170 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 13 अमेरिकी सैनिक और 2 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए। वहीं 1276 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। इस घटना के बाद ही राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि समय आने पर आतंकियों को अमेरिका करारा जवाब देगा। अमेरिका इसे माफ नहीं करेगा बल्कि उसे सजा देगा। कोई शक नहीं कि ये अमेरिकन का इतनी फजीहत हुई है, जिस तरह का विड्रॉल वो कर रहे थे, उसमें इतना तो बाइडेन साहब को करना था कि उन्होंने आईएसआईएस के ऊपर इस चीज़ को डिफ्लेक्ट करके हमला करके ये विश्व को दिखाना चाह रहे हैं कि साहब देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने उसका बदला लिया है। ये बेसिकली उनके अपने डोमेस्टिक जो उनके लिसनर हैं और इंटरनेशनल जो उनके सपोर्टर हैं उसको सुनने के लिए है। अमेरिका ने ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान के बाहर किसी अज्ञात स्थान से अंजाम दिया है। इससे संकेत साफ है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद भी आतंकियों के ठिकाने को निशाना बना सकती है। अफगानिस्तान में खूनी खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। आप देख लीजिए जिस तरह से कि आप पंजशीर वैली में आप देख रहे हैं, वहाँ पर खड़े हो गए हैं अपने मसूद साहब और उनके साथ बहुत सारे लोग जो तालिबान के खिलाफ हैं, उनके ज़बरदस्ती जो उन्होंने टेक ओवर किया ये गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ हैं, वो वहाँ उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला है नहीं। इसी बीच काबुल में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस नागरिकों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने को कहा गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से एबे गेट, ईस्ट और नॉर्थ गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट से तुरंत हट जाने को कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भीड़ वाली जगहों से भी दूर रहने को कहा है और सोशल मीडिया के जरिए खबरों पर नजर रखने की भी सलाह दी है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब भी करीब 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का ये बयान काबुल ब्लास्ट के एक दिन बाद आया है। इस दौरान अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंक टेलर ने कहा कि हवाई अड्डे पर अभी भी लगभग 4500 लोग मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। There are still approximately 5,400 individuals on the airport as of this report awaiting for flights out of Afghanistan. We have the ability to include evacuees on U.S. military airlift out of Afghanistan until the very end. काबुल में गुरुवार को धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर के हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा दिखाई दिया। धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये सच है कि अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटने के फैसले के बाद से ही तालिबान सक्रिय हो गया था और जैसे जैसे अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, तालिबान अपने तेज कदमों से समूचे अफगानिस्तान को रौंदता हुआ काबुल पर काबिज हो गया था और उसके बाद से ही अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इस्लामिक स्टेट पर हुए इस ताजा हमले के बाद अब ये साफ हो गया है कि अमेरिकी सेना के वापस लौटने के बाद अमेरिकी फौज आतंकियों के ठिकानों पर और भी ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर सकती है। काबुल में धमाके के बाद अब वहां हालात और बदतर हो गए हैं। उन लोगों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है जिन लोगों ने इन धमाकों में अपनों को खो दिया। मातम और खौफ के कारण अब उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। भारत में रहने वाले अफगान शरणार्थियों का दर्द भी सबको हिलाकर रख देगा। महसूस हो रहा है कि ना जमीन है ना आसमान है। ये ऐसा दिन ऐसा टाइम खुदा किसी को ना दिखा दे। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। वापस जाना चाहता था तो उस बेचारों को शहीद कर दिया। ये क्या जुल्म हो रही है। ये चीज़ हम भूलेंगे नहीं, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारी अपनी मेरे ससुराल का एक घर से 15 लोग मर गए। एक घर से 15 लोग मर गए। वो जंगली लोग, वो वहशी लोग
ये वो अफगान शरणार्थी हैं जो दिल्ली में हैं, लेकिन काबुल में अपनों को खोने का गम उनकी आंखों से छलक उठा। ये हिजरत है। दिल्ली के बसंत विहार में UNHCR के सामने धरने पर बैठे हैं। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में इनका एक भाई और 3 मासूम भतीजियां मौत के मुंह में समा गए। आखिरी बार उनके चेहरे देखने के लिए ये तरसते रह गए। मौत का दर्द अलग और ऊपर से इतने बच्चे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है कि मुझे कुछ फोटो भेज दे उसके डैड का, जो आखिरी दीदार कर तो लूँ। सब उसके मतलब फेसबुक अकाउंट वगैरह से फोटो निकाल के मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए ये, अभी क्या चाहिए ताकि मैं देख तो सकूँ। वो नहीं भेज रहे थे, इसका मतलब है कि वो टुकड़े में बैठे हुए। तालिबान ने अफगानी लोगों की जिंदगी को ऐसा बोझ बना दिया है कि उन्हें दुनिया से कहने पर मजबूर होना पड़ गया है कि वो भी इंसान है। रात से नींद सोया नहीं हूँ और बहुत मतलब डिप्रेशन में हूँ सर। बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही अरमान है जिंदगी में, किसी चीज़ का नहीं। इंसान को बहुत ख्वाहिश होता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। ये दुनिया से अपील है, एक भारत से नहीं है, एक हिंदुस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से कि हम इंसान हैं, हम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें जीने दे तो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर। अहमद की हालत काबुल में धमाके होने के बाद से खराब थी। उनकी बहन और मां काबुल एयरपोर्ट पर थी। हादसे के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उनकी बहन का अचानक फोन लग गया और बात हुई तो उनकी जान में जान आई, लेकिन जो हालात उन्होंने बयां किए उसने अहमद को दहला दिया। बोलता है हालत बहुत बुरा है वहाँ का, तो क्योंकि कोई का इजाज़त नहीं देता है। और जब मतलब कल तक इतनी मतलब जनाजा वहाँ था, इतनी जनाजा था, सिर्फ रो रहा है और न कुछ नहीं बोलता है। एक तरफ अपनों को हमेशा के लिए खो देने का गम, तो दूसरी तरफ मातम के वक्त परिवार से दूर रहने की तकलीफ। अनीशा के परिवार के 4 सदस्यों की काबुल धमाके में मौत हो गई, तो शादिया शकूरी ने अपने परिवार के 15 लोगों को एक साथ खो दिया। कहा कि हम अभी एयरपोर्ट में हैं, हमारा साथ बात किया कि अभी एयरपोर्ट में ही हम जाना चाहते हैं, अभी फ्लाइट हमारा आ रही है, हमको ले जाएगा। मगर 4-5 घंटे बाद हमको मालूम हो गया कि वो शहीदान हो गया। ये क्या जुल्म हो गया। पहाड़ों से आ गई, जीने का मतलब नहीं समझती कि जीना क्या होती है, खाना क्या होती है। अकेला वो खून जूस पीती है और गोश्त खाती है। भारत में ऐसे अफगान नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद है जो कुछ वक्त पहले ही अपना देश छोड़कर भारत की पनाह ले चुके हैं। शरणार्थी बनकर भारत में जिंदगी गुजार रहे लोगों को तालिबान ने पहले ही बेचैन करके रखा था, क्योंकि उनके अपने अफगानिस्तान में जुल्मों और खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन कल हुए धमाकों ने इनकी बेचैनी को नाउम्मीद में बदल दिया। अफगान शरणार्थियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना ही वो अपनों के पास अफगानिस्तान लौट सकते हैं और ना ही अपनों को वहाँ से भारत बुला सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानी लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और धमाका करके ये इशारा भी कर दिया है कि उनका हुक्म ना मानने वालों का क्या हाल होगा। दिल्ली में रह रही सईदा की बहन काबुल धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गई। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो परेशान ही नहीं, बेबस भी है। मेरी आमना सिस्टर अभी भी फिलहाल हॉस्पिटल में, इंजेक्शन वगैरह चालू है। बस आप प्रे करें। अभी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इंटरव्यू में एक बात कर रहे हैं, लाइव कुछ और बता रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमें खुद समझ में नहीं है। अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं। एक ही तो लोग हैं हम, एक ही तो हमारे सारे अवाम है, वो अपने लोगों को मारा जा रहा है। कुछ हमें खौफ व इराज में। काबुल में धमाके से बच निकलने वाले कुछ खुशकिस्मत लोग भी हैं। अफगानी नागरिक जारिफी ने अपने जानने वालों से फोन पर बात की और बताया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ से परेशान होकर धमाके से कुछ देर पहले घर लौट आए थे। बोल रहा है कि अभी जो है सिचुएशन वहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट के नाम से, पुलिस के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से कोई किसी को नहीं जानता है। और हॉस्पिटल है, मगर हॉस्पिटल में जो बड़ा डॉक्टर था, जो सीनियर डॉक्टर था, वो सारा नहीं है। तालिबान ने काबुल में लोगों की हालत ऐसी बना दी है कि वो जिंदगी के लिए तरस रहे हैं
और जीने की भीख मांग रहे हैं। हर पल खौफ के साए में जी रहे लोगों की दास्तान दिल दहला देने वाली है। और अब बात करेंगे वैज्ञानिकों के कमाल की। भारतीय लड़ाकू विमानों को अब नया रक्षा कवच मिल गया है। ये रक्षा कवच मिलने के बाद न तो दुश्मन के रडार लड़ाकू विमान को खोज पाएंगे और न ही मिसाइलें भेज पाएंगी। दावा तो ये किया जा रहा है कि देश के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO एक ऐसी एंटी रडार तकनीक विकसित कर रहा है जिसके जरिए लड़ाकू विमानों को मिसाइल के हमलों से बचाया जा सकता है। भारतीय लड़ाकू विमानों को धराशायी करने की हसरत न तो अब चीन की पूरी होने वाली है और न ही पाकिस्तान जैसे मुल्क की, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने रडार और मिसाइलों को चकमा देने वाली वो तकनीक विकसित कर ली है जिस तकनीक को लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा रक्षा कवच माना जा रहा है। DRDO की जोधपुर लैब ने पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर चैफ तकनीक विकसित की है। ये चैफ तकनीक लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाएगी। सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों पर किया जाएगा, क्योंकि जगुआर विमानों पर ही इसका ट्रायल पूरा किया गया है। वायुसेना से हरी झंडी मिलने के बाद मिराज, सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा जो चैफ का कार्ट्रिज है वो 2 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज तक जितनी भी थ्रेड फ्रिक्वेंसी हैं सब में इफेक्टिव पाया गया है। इसका एयरफोर्स ने बहुत एग्जॉस्टिव ट्रायल किया है जगुआर एयरक्राफ्ट को यूज करके और उसमें इसको इफेक्टिव पाया गया है और इसकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी मानते हुए एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट करने के आदेश दिए हैं। दुनिया में ब्रिटेन की 3 कंपनियां ही चैफ तैयार कर रही है। DRDO चैफ के निर्माण के लिए ये तकनीकी 2 स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। खास बात यह है कि DRDO की ओर से विकसित चैफ कार्टिलेज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। इससे पहले दुनिया में विकसित चैफ को राडार बेस्ड मिसाइलें भेज भी सकती है, लेकिन भारत के चैफ को नहीं। यानी इस चैफ तकनीकी के सारे भारत के लड़ाकू विमान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। और आइए अब चैफ तकनीक के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। चैफ फाइटर विमानों में लगने वाले काउंटर मेजर डिस्पेंडिंग यानी दुश्मन के रडार आधारित मिसाइल से बचाने वाला उपकरण होता है। ये विमान को इंफ्रारेड और एंटी रडार से बचाता है। इसकी मदद से हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से हमारा रक्षा कवच है जो जहाजों को हमारे दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा। और इस फील्ड में DRDO जोधपुर ने बहुत ही महारत हासिल की है, न केवल मटेरियल के क्षेत्र में बल्कि जो इसको डिजाइन करना है, जो इसको मॉडलिंग करना है, जो इसको सिमुलेशन करना है, उस क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की है। सही मायने में ये चैफ फाइबर होता है। बाल से भी पतले इस फाइबर की मोटाई महज 25 माइक्रोन होती है। जैसे ही हवाई जहाज को पता पड़ता है कि उसके पीछे एक मिसाइल लगी हुई है, वो तुरंत इस कार्ट्रिज को एक काउंटर मेजर डिप्लॉयमेंट सिस्टम जो हवाई जहाज में लगा रहता है उसकी मदद से आकाश में छोड़ता है और ये लाखों करोड़ों फाइबर्स हवा में फैलकर एक चैफ क्लाउड का निर्माण करते हैं जो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन रडार पर उसका सिग्नल हवाई जहाज के सिग्नल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको आभास होता है कि हवाई जहाज दूसरी डायरेक्शन में है और वो मिसाइल उस तरफ मुड़ जाती है और हमारा हवाई जहाज सक्सेसफुल हो जाता है। चैफ के इस्तेमाल के लिए पायलट को आधा सेकंड से भी कम का समय मिलता है। ऐसे में पायलट को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वर्चुअल सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि पायलट सीधे विमान पर जाने से पहले प्रशिक्षित हो जाए। DRDO ने चैफ को विकसित करने के लिए 4 साल की डेडलाइन तय की थी, लेकिन महज 2.5 साल में ही DRDO ने इसे विकसित कर लिया।
यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी अहम कदम है। इस स्वदेशी तकनीक का निर्माण भी भारत की ही 2 कंपनियां करेंगी। DRDO ये तकनीक इन स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। वायुसेना इस तकनीक को इन कंपनियों से खरीदेगी। अभी तक एयरफोर्स को करीब 100 करोड़ सालाना इस तकनीक के आयात पर खर्च करने पड़ रहे हैं। अब न सिर्फ इससे आधे दामों में वायुसेना को ये तकनीक मिलेगी, बल्कि भारत अपने मित्र देशों को निर्यात करने पर भी विचार कर सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।